हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में है। इससे पहले हमने कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को कवर किया था 11th एंड 12th दोनों के लिए, और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th के ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए, यानी आईपी के लिए। तो आईपी का सिलेबस क्या रहने वाला है, और एक वीडियो इसमें कंपैरिजन का भी आएगा जिसमें हम जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल में, उनको कंपैरिजन करेंगे कौन सा ऑप्शनल के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 11th एंड 12th एक साथ हम बता रहे हैं, तो एक साथ देखिएगा। और कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना होगा, ये भी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 11th 12th सीबीएसई या फिर आईसीएसई से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाकी अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। और आज की वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा 065, और ये न्यू सिलेबस है, यानी जो अभी इस सेशन के लिए सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है उसकी कॉपी है, यानी आप इस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास 11th की। तो सबसे पहले कि इसमें कोई ऐसा कुछ प्री रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। बाकी लर्निंग आउटकम वगैरह की बात करें तो क्या इसको सीखने से क्या हम लोगों को एक आउटकम मिलेगा, तो क्योंकि इसमें जितना सिलेबस है उसमें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है आराम से, पाइथन और पाइथन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, आरडीबीएमएस के बारे में, और साथ ही साथ जो भी आईटी के फील्ड में हमारी जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में आपको मेजर 4 यूनिट मिलने वाली है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन टू सीओ हो जाएगा, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। फिर उसके बाद पाइथन हो जाएगा, और फिर हमारा तीसरी यूनिट जो है डीबीएमएस एसक्यूएल क्वेरी है, और फोर्थ हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीएस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आईपी ज़्यादा बेटर है या फिर सीएस ज़्यादा बेटर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि पहले एक बार पूरा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, वेटेज देख लेते हैं, और आप वेटेज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फाइनली जब हम लास्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम एक ओपिनियन देंगे कि कौन सा बेटर आपके लिए पड़ेगा। ठीक है, तो सीओ जो है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। पाइथन 25 मार्क्स का आने वाला है। डीबीएमएस एसक्यूएल 30 मार्क्स का आने वाला है, और 5 मार्क्स का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 70 जो है आपका ये 15 मार्क्स का आने वाला है, और ये 2 यूनिट आपकी रहेगी कितना 55 मार्क्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल मान के चलिए कि 50% के अराउंड ये आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 45 टू 50, और यहाँ पे आप देखोगे तो अप्रॉक्स 30 के अराउंड ये मिल रहा है, और बचे हुए ये जो पार्ट हैं यानी 10% या 20% मान के चलिए 20 के अराउंड ये मिल रहा है। बाकी 30 नंबर प्रैक्टिकल है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 70 प्लस 30 का यहाँ भी रेशियो बन रहा है, ओवरऑल 100 मार्क्स होंगे। तो 70 मार्क्स आपकी थ्योरी एग्जाम होगी, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा, और इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। ठीक है, अब देखते हैं और समझते हैं कि इनके डिटेल अगर सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक जैसा आपका कंप्यूटर साइंस में होता है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है आपका, कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, और इंटरकनेक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, और कंप्यूटर की मेमोरी का पूरा पार्ट डिवाइड है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को बात किया गया है, डिलीशन कैसे होता है, रिकवरी कैसे की जाती है, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात किया गया है। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। जेनेरिक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। तो बेसिक जो आप कंप्यूटर के बारे में समझते हो वही सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट यूनिट में दी गई है। ठीक है, अब जो मेजर हमारा पार्ट है वो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी यूनिट 2 में।
यूनिट 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टोकन्स के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल और ऑपरेटर, और उसके बाद कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप और डिबगिंग। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इफ एल्स, फिर आ जाता है हमारा क्या कहते हैं, इसी में लूप आ जाएगा, लूप भी है, और लूप के बाद लिस्ट है, लिस्ट के बाद डिक्शनरी है, और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू नमपाई एक ये नया चैप्टर कह सकते हो कि ये जो आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये वाला चैप्टर कह सकते हो या फिर पॉइंट कह सकते हो, ये आपको नया देखने को मिलेगा। बाकी डिक्शनरी और लिस्ट आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो, नोटिस करो तो स्ट्रिंग आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, टपल नहीं मिल रहा है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि स्ट्रिंग और टपल आपको पढ़ना फिर भी पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रिंग और टपल का यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपका डीबीएमएस रहेगा और एसक्यूएल रहेगा। तो डीबीएमएस एसक्यूएल की अगर बात करें तो बेसिक आपका डीबीएमएस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नीड क्या होती है, फिर आरडीबीएमएस के बारे में बात की गई है। तो इसमें डोमेन, टपल, रिलेशन और कीज क्या होती हैं, वो सारी कीज बात की गई है। फिर एसक्यूएल में हम आ जाते हैं तो डीडीएल और डीएमएल की बात करते हैं, ठीक है। और फिर माईएसक्यूएल के बारे में, थोड़ा माईएसक्यूएल एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके डेटा टाइप कौन से होते हैं। डीडीएल की क्वेरी और डीएमएल की क्वेरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी टीसीएल और बाकी जो क्वेरीज हैं यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। और यूनिट 3 में इसके अलावा आपको अभी इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट 4 हमारा क्या है, यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो 5 नंबर का आने वाला है। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत छोटा कह सकते यूनिट है, 5 मार्क्स का ओवरऑल यूनिट ही है, जिसमें बेसिक आप देखो तो केवल एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग एमएल क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, और एआर वीआर क्या होता है, रोबोटिक्स, बिग डेटा और कैरेक्टरिस्टिक, और आईओटी क्या होता है। फिर उसके बाद सेंसर, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विसेज जैसे कि सैस, एस और पास, ग्रेड कंप्यूटिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बेसिक अगर आप क्या कहते हैं 11th का सिलेबस देखोगे तो 11th के सिलेबस में उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा इनबिल्ड किया गया है या डाला गया है एज कंपेरिजन टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा। प्रैक्टिकली अगर आप कोडिंग की बात करोगे तो कोडिंग केवल और केवल आपको ये सेकेंड यूनिट में मिलेगी। और इस सेकेंड यूनिट में अगर आप नोटिस करोगे तो पाइथन में थोड़ा सा आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी कुल मिला के ये वाला पार्ट जो है यही आपको कोडिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ मिलेगा, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट यही मिलेगा। बाकी आपको कोडिंग पार्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं आपको देखने को कोडिंग वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं, सिलेबस के बारे में बात हो गई। अब प्रैक्टिकल इसका क्या होने वाला है, कैसे, जो ये हमारा ओवरऑल 70 मार्क्स के लिए बात हुई थी। अब 30 मार्क्स में आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, और फाइल में आपको क्या कहते हैं पाइथन के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे और डेटाबेस क्रिएट करके उसकी क्वेरीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल में 14 आपके पाइथन के प्रोग्राम होने चाहिए, 14 एसक्यूएल की क्वेरी कम से कम होनी चाहिए। बाकी रही बात प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की, तो ये दोनों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, लैब में आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताना पड़ता है। फिर आपका 5 नंबर का वाइवा रहता है, तो ओवरऑल 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो 7 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल के रहते हैं, बाकी 7 मार्क्स एसक्यूएल के में मिलेंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के, और 11 मार्क्स आपको पाइथन का परफॉर्म करने को मिलेंगे, जिसमें रिटन वगैरह सारा इसमें इन्वॉल्व रहता है, यानी जो प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हो वो भी आपका इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। बाकी एज पर टीचर जो आपके सब्जेक्ट टीचर रहेंगे वो पाइथन प्रोग्रामिंग खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो सिलेबस में दिया है, ये सिलेबस में आप देख सकते हो, नॉर्मल एवरेज फाइंड आउट करना, और क्या कहते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट करना, और पेरीमीटर और सरकमफेरेंस निकालना, एरिया ऑफ शेप निकालना, ईएमआई कैलकुलेट करना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, बेसिक सिंपल आप देख सकते हो, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम है जो आपको क्लास 11th में लिखने पड़ेंगे। और एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में डीडीएल और डीएमएल से रिलेटेड नॉर्मल क्वेरी रहेगी, जिसमें आप किसी का नाम फेच करोगे, किसी का क्या कहते हैं मान लो डेटा इंसर्ट करोगे, और क्या कहते हैं अरेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। अगर आप बात करो कि इसकी बुक की, तो सजेस्टेड मटेरियल में आपको टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी यहाँ पे सजेस्ट की गई है।
और हमारे चैनल पे अभी आप देखोगे तो एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें एनसीईआरटी जो बुक्स है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो और ये बुक जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास 12th की, ठीक है। अब जो मेजर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में जो हमें बताया जा रहा है उससे ये थोड़ा डिफर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सोशल इम्पैक्ट सेम जैसे आपका वहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होता है वैसे यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट है। डीबीएमएस की जगह यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क दे दिया गया है, मतलब 3rd यूनिट में ऐड कर दिया गया है। बाकी आप पाइथन में मतलब कुल मिला के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हटा के आपको पहले पाइथन के लिए डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कुल मिला के डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो लाइब्रेरी है डेटा पांडास मतलब पाइथन पांडास वो यूज़ करने के लिए यहाँ दिया गया। और 25 मार्क्स का आ रहा है, यानी वेटेज अच्छा खासा इसमें भी है। एसक्यूएल यानी जो डीबीएमएस आप वहाँ पढ़े हो वही डीबीएमएस का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जो कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ नॉर्मल आप फेच करना, रिकॉर्ड को फेच करना, देखना यही था, बट यहाँ पे आपको कंडीशन ज्वाइन वगैरह भी इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर कंप्यूटर नेटवर्क है 10 मार्क्स का और सोशल इम्पैक्ट 10 मार्क्स का है। देखो ये दोनों यूनिट आपके पूरे का पूरे थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल ये भी है और यहाँ भी आपको थोड़ा लॉजिकली थ्योरेटिकल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये कोडिंग वाला पार्ट है। तो कोडिंग वाला पार्ट आपको ये फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट ही आपको थोड़ा सा टफ पड़ने वाली है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकल वही है। यहाँ भी आपको बोर्ड एग्जाम भी आपका 70 प्लस 30 का रेशियो रहेगा। ओवरऑल 100 आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेंगे, यानी 30 आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा जो कि प्रैक्टिकल होगा। एक्सटर्नल कोई भी एग्जामिनर आएंगे आपके स्कूल में और वही आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे। बाकी 70 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है जिसमें मार्किंग आपको दी गई है। तो यूनिट का वेटेज आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर। यूनिट फर्स्ट में आपको पाइथन की लाइब्रेरी जिसमें पांडास और मैट प्लॉट लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, यानी कि ये दो मेजर लाइब्रेरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पांडास और मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। और पांडास में सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स के बारे में बात की गई है, कैसे हम सीरीज को क्रिएट करते हैं या सीरीज को कैसे यूज़ करते हैं और डेटा फ्रेम्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बात की गई है सीएसवी और डेटा फ्रेम्स के, मतलब सीएसवी के फॉर्म में। फिर डेटा विजुअलाइजेशन में ग्राफ की बारे में बात की गई है, यानी जो ग्राफ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसमें हम पाइथन के थ्रू, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये यूनिट आपको थोड़ा सा देखो है इजी यूनिट, बस थोड़ा सा टफ इसलिए लगेगी क्योंकि अगर आपने कभी लाइब्रेरी को यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इसको पढ़ते वक्त, क्योंकि ये आपको तुरंत चीज़ें नहीं समझ में आती, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो क्वेरी है अभी तक, इसके पहले 11th में जो आपने पढ़ा था वो डीबीएम आपका नॉर्मल डीबीएमएस आरडीबीएमएस के बारे में, बेसिक डीएमएल और डीडीएल के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मैथ फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है और एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात की गई है, और ऑर्डर बाई और हैविंग, वेयर क्लॉज और ज्वाइन। तो कुल मिला के ये भी पार्ट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी ये यूनिट भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न मैं बता दूं, क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से भी बनते हैं। लॉजिकली होने का मतलब ये है कि अगर आप बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो इसका एक भी क्वेश्चन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको आप तुक्के से भी नहीं मार सकते, क्योंकि क्वेरी लिखनी होती है, क्वेरी में आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये यूनिट थ्योरेटिकली होने की वजह से ये बहुत इजी है। आपको मैं बता दूं फर्स्ट और सेकंड यूनिट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी ध्यान लगा के पढ़ना होगा। बाकी इसके बाद अगर हम 3rd यूनिट की बात करें तो 3rd यूनिट में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। 3rd यूनिट में बेसिक मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और 2 नंबर का यहाँ से। तो कुल मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर यहाँ आने वाले हैं और 1-2 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो टोटल आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क को एक्सप्लेन करिए, या मेश टोपोलॉजी क्या होता है, और या आपसे मॉडेम और रिपीटर के बीच डिफरेंशिएट करने को आ गया, और सपोज करो यहाँ से पूछ लिया कि फुल फॉर्म ऑफ URL एंड WWW। तो कुल मिला के 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है।
ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 4 जो सोशल इम्पैक्ट है और सोसाइटल इम्पैक्ट है। और सोसाइटल इम्पैक्ट में डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, नेट एंड कम्युनिकेशन एथिकेट्स क्या होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, प्लेगरिज्म और कॉपीराइट। अगर आप 10th में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़े हुए हो तो आपको इस वाले यूनिट में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर फिर भी अगर आप मान लो आईटी भी पढ़े हुए हो तो आईटी में भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि ये भी बेसिक 10 नंबर का ये भी हमारा आता है और ये भी इजी है, थ्योरेटिकली है पूरा का पूरा। और ये तो एक स्टोरी की तरह है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो ये आपको बिल्कुल आपके 10 मार्क्स फ्री हैं। तो कुल मिला के यूनिट 3 एंड 4 तो आपको मार्क्स दे के जाएंगे, यानी 10 नंबर यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो आपको परेशान करने वाला है वो ये 50 मार्क्स होते हैं, यानी कुल मिला के आपके 50 मार्क्स स्कोर रहते हैं। आपको मेहनत करनी होती है 50 मार्क्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपका अच्छा ही जाएगा, आप अच्छा कर लेते हो। इंटरनल होता है तो वहां से आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट फाइल में आते हैं। प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या करना होता है ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रोग्राम यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी एसक्यूएल क्वेरीज सिमिलर, जैसा अभी आप 11th में किए तो वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बस दो मेजर चीज़ हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आपकी यहाँ पे दो फाइलें बनती हैं, ठीक है। एक आपकी बनती है प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और एक आपकी बनेगी प्रोजेक्ट फाइल। अब दोनों फाइल में क्या अंतर होता है इस चीज़ को समझते हैं। प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल में क्या होता है, जैसे आप जो डेली क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, लैब में जाके जो परफॉर्म करते हो उसकी लाइब्रेरी, तो ये मोस्टली जो होती है वो हैंड रिटन होती है, ठीक है, हैंड रिटन होती है। और ये जो होती है प्रोजेक्ट फाइल, ये हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस है कि प्रिंटेड होती है। रीज़न इसका मैं बता दूं, कोई प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वो आप डेली बेसिस पर जो लैब में जाकर परफॉर्म कर रहे हो, क्लास के दौरान जो पढ़ रहे हो उसमें जो कोई प्रोग्राम हुआ जो परफॉर्म करना हुआ, तो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म किया और उसको हैंड रिटन वही आपका आंसर हो गया, लिख लिया उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट फाइल का, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल में क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइल में आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्रोजेक्ट फाइल में जो भी चीज़ें आपने 11th एंड 12th को मिलाकर पढ़ी हुई है उस बेस पर कोई आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट हो सकता है क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर आपको इन्फॉर्म करे, सब्जेक्ट टीचर आपको दे, या फिर आपको सिलेबस में दिया रहता है वहाँ से आप ले सकते हो। तो कोई एक टॉपिक उठाओ, उस पर जो आपका प्रोजेक्ट बनता है दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर, और उसके बाद वो आपका प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंटेड हो जाता है। फिर आपका वाइवा रहेगा और बाकी ओवरऑल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें आपको डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन से और डेटा मैनेजमेंट से इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो एज पर सब्जेक्ट टीचर कई बार चेंज हो जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कोई रेफरेंस बुक अगर वो दे रहे हैं तो वो भी हो सकता है, बट आप जो सिलेबस में है इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो कोडिंग वाला पार्ट है खासकर 11th का, तो 11th का जो पाइथन है सॉरी 11th का जो पाइथन है वो यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप पहली यूनिट में क्लास 12th में कोडिंग करने बैठोगे तो आपको बेसिक लूप, इफ एल्स और प्रोग्राम लिखना वो क्लास 11th में ही पता चलेगा। तो क्लास 11th की जो कोडिंग है वो उसको आपको थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से पढ़ना रहेगा ताकि क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको फिर बैक जाके वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, टाइम आपके पास बहुत कम हो रहता है। क्लास 12th में अगर ये क्लास 12th वाले देख रहे हैं तो उनके पास टाइम बहुत कम है, और क्लास 11th वाले देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ आप प्रिपेयर करके चलोगे, ठीक है। बाकी DBMS दोनों मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन दूंगा, जब कभी भी पढ़िएगा DBMS को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। और 11th एंड 12th एक साथ पढ़ोगे तो बेनिफिट आपको ये होगा कि पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। एक बार कोई टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, PYQs उठाना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो आएंगी, जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी या PYQ से या क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।